हेलो ऑल। तो स्वागत है आप सबका दी सरकारी परीक्षा पर एक बार फिर से। और रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में आते हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। तो शुरू करेंगे हम आज का दिन और आज का वीडियो विथ इंपॉर्टेंट कोट, एंड दैट सेज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो ये क्या कहता है कि सक्सेस क्या है, वो एक दिन की चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाना, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस हमें कभी नहीं मिलता। जो भी सक्सेस होती है वो क्या होती है, बहुत दिनों का एफर्ट होता है, बहुत ही समय का उसमें अपना इनपुट देना पड़ता है और तब जाके हमें सफलता मिलती है। ठीक है, तो रातों रात शोहरत नहीं होती है, वो रात काफ़ी लंबी होती है। तो अगर आपको कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको उसके लिए डेली एफर्ट देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने पिछले भी कई बार बताया है कि आप अगर पढ़ाई करते हो तो आप डेली पढ़ा करो, टारगेट बना के पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो कल आराम कर लिया, ऐसा नहीं होता। आप रोज़ एक लिमिटेड टाइम में पढ़ो और सही से पढ़ो, बाकी की एक्टिविटीज़ भी करो, अच्छा सुनो, अच्छा सो, अच्छा खाओ पियो। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके। और आपके स्क्रीन पर आने वाला है पहला क्वेश्चन, जो कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशन वाइड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है ए 3 ईयर्स 3 साल, दूसरा ऑप्शन है बी 4 ईयर्स 4 साल, तीसरा ऑप्शन है सी 5 ईयर्स 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन है डी 6 ईयर्स 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं पहले कि सही ऑप्शन है क्या। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स। जी हाँ, तो यूनियन कैबिनेट ने नेशन वाइड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए, यानी कि राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 5 साल के फंड को मंजूरी दी है। ठीक है, और ये फंड कितने का, ये फंड है 16,000 का। ठीक है, 16,000 करोड़। तो इतना का जो फंड है वो अप्रूव किया गया है कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, यानी 5 सालों तक इस फंड का यूज करके इस मिशन पे काम होगा। अब ये मिशन करता क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाता है इसके लिए, हेल्थ केयर के लिए, ताकि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, लाइक आपको याद हो कोविड के समय के ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये चीज़ें ना हो और या ये चीज़ों को काम से कम किया जा सके। तो इसी एम के साथ यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है और इसे 16,000 करोड़ का अभी हाल ही में फंड अप्रूव किया गया है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मिशन है लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च किया गया था 27 सितंबर को, कब, 2021 में। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट ही घटना है, तो ये भी इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और आयुष्मान भारत के बारे में भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आयुष्मान भारत क्या है, आयुष्मान भारत भी एक हेल्थ केयर में से रिलेटेड एक मिशन है केंद्र सरकार की, जिसमें क्या होता है कि हेल्थ का जो बीमा है वो करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आयुष्मान भारत और आयुष्मान डिजिटल मिशन, इन दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से और इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन, एंड इट सेज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन स्टार्टेड टू रेस्क्यू इंडियन ट्रैप्ड इन यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑपरेशन यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है बी ऑपरेशन थंडर, तीसरा ऑप्शन है सी ऑपरेशन गंगा, एंड चौथा ऑपरेशन डी ब्लैक। तो पहले जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन सी ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, तो कहीं भी इस तरह का क्राइसिस आता है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन और यूएस में युद्ध छिड़ गया है, ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो चुका है, और ऐसे सिचुएशन में भारत का जो मेन कर्तव्य क्या बनता है कि जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हमें उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ लाना है। तो उसी के तहत ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा, ये चलाया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी हमारे नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भारत वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सारा खर्चा है वो भारत सरकार ही वहन करेगी। और ऑपरेशन गंगा है जो अब यूक्रेन के लिए हुआ, इससे पहले आपने देखा होगा कि कोविड के लिए ऐसा ही एक वंदे भारत नाम का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वंदे भारत भी एक इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, आपको इसका नाम भी याद रखना चाहिए। ये कब हुआ था, कोविड में बचे हुए भारतीयों को वापस लाने का, मतलब विदेश में जो भारतीय फंस गए थे कोविड में, उन्हें वापस भारत लाने का जो मिशन था वो वंदे भारत था। और ये ऑपरेशन गंगा किसके लिए है, यूक्रेन में हमारे नागरिक फंस गए हैं युद्ध के कारण, उन्हें भारत वापस लाया जा सके ताकि वो सुरक्षित रह सके। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध के कारण काफ़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, मार्केट डाउन चल रहा है। तो
ऐसे में भी जो भारत सरकार है उसका मुख्य एम यही रहता है कि हमारे नागरिक कहीं भी फंसे हों वो सुरक्षित रहें, और हर देश भी यही चाहता है कि उनके नागरिक क्या हो, सुरक्षित हो और अपने घर वापस आ जाए, अपने घर सुरक्षित आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सराहनीय कदम है भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज Integrated approach in science and technology for a sustainable future is the theme of which important day celebrated recently? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है ए वर्ल्ड एनजीओ डे 2022, विश्व एनजीओ दिवस 2022। दूसरा ऑप्शन है बी रेयर डिजीज डे 2022, दुर्लभ रोग दिवस 2022। तीसरा ऑप्शन है सी वर्ल्ड कैंसर डे 2022, विश्व कैंसर दिवस 2022। चौथा ऑप्शन है डी नेशनल साइंस डे 2022, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022। तो पहले जान लेते हैं कि सही उत्तर है क्या। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022, यानी कि नेशनल साइंस डे 2022। अब ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को। और इस दिन की खास बात क्या है? इस दिन जो भारत के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट सर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट की खोज की थी, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि लाइट स्कैटरिंग से रिलेटेड होता है, रिलेटेड लाइट स्कैटरिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो लाइट स्कैटरिंग से रिलेटेड इन्होंने रमन इफेक्ट की एक खोज की थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। आज की डेट में इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक इन मेडिकल फील्ड, इन कम्युनिकेशन। तो जो रमन इफेक्ट है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसके लिए जो सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1928 में। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखिए और नोट डाउन करते चलिए। इनफैक्ट जो भी हो यहाँ पे आपको हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, साथ में इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, उनकी आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, एंड वो कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अभिषेक सिंह, बी विनय ठाकुर, सी देवव्रत नायक, डी ब्रह्मानंद झा। तो पहले जान लेते हैं कि सही ऑप्शन है क्या। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह है 1995 बैच के IAS ऑफिसर। ठीक है, ऐसे पोस्ट अक्सर IAS ऑफिसर को भी दिए जाते हैं। तो अभिषेक सिंह जी को ये पोस्ट मिला है CEO का, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD का। अब ये संस्थान करती क्या है? ये संस्थान जो भी डिजिटल काम होते हैं हमारे देश में, या हमारी सरकार की भी जो डिजिटल इनिशिएटिव होती हैं, डिजिटल इंडिया की तहत आप कह सकते हैं, तो उसको ये कैरी आउट करने का काम करती है, उसको ये रेगुलेट करती है, उसको ये देखती है किस तरह से ये प्रोसेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो NEGD है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ये इसके मिनिस्टर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसके अंतर्गत आता है NEGD, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है NEGD, इसने बहुत सारे ऐप बनाए, जैसे कि उमंग ऐप बनाया है, डिजीलॉक बनाया है, जिसके तहत क्या होता है जो भी आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड, यानी वो आप डिजीलॉक में अपने रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिजीलॉक के बारे में, उमंग ऐप के बारे में आपको जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है ये। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं किससे? NEGD से। तो ये विनय ठाकुर जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है? ये COO हैं। विनय ठाकुर कौन है? COO हैं इसी के NEGD के। ठीक है, ब्रह्मानंद झा क्या है? सीनियर कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट है। ठीक है, और देवव्रत नायक क्या है? वो इसी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, डायरेक्टर है, सीनियर कंसल्टेंट है, और COO है। CEO कौन है? अभिषेक सिंह है। ठीक है, तो चारों नाम जो है वो जुड़े हुए हैं NEGD से, और चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और NEGD ने के क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। NEGD की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको उसके सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आपको कभी विजिट किया कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारे अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट्स, नए डेली करंट अफेयर्स और काफ़ी सारा एग्जाम एनालिसिस आपको मिलेगा। कहाँ पे आपको मिलेगा? दी सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे।
तो इन्हें आप जरूर विजिट करते रहें टाइम टू टाइम, और इससे आपको क्या होगा, डेली डिवीजन बनता रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आरआरबी ग्रुप डी की जो क्वांट की एनालिसिस वीडियो है वो जल्द ही हमारे वेबसाइट पे अपलोड होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको दी सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप उसी टाइम प्राप्त कर लेंगे और जल्द से जल्द अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी आप शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये, एंड ये क्या कहता है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ दुबई टेनिस चैंपियनशिप। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए जीडी वेस्ले, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी एंड्रू रुबलेव, चौथा ऑप्शन है डी राफेल नडाल। तो आइए जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एंड्रू रुबलेव, और ये दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर हैं। और इन्होंने हराया किसे? इन्होंने हराया जीडी वेस्ले को। ठीक है दोस्तों, किसे हराया इन्होंने? जीडी वेस्ले को। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं रशिया से। ठीक है, और रशिया काफ़ी न्यूज़ में आजकल। तो रशिया से आने वाले एंड्रू रुबलेव ने क्या जीता है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप। और इन्होंने किसे हराया? इन्होंने हराया जीडी वेस्ले को। ठीक है, तो एंड्रू रुबलेव जो है वो कौन है? वो फाइनल में पहुंचने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि टेनिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अक्सर करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनके नाम याद रखना भी काफ़ी जरूरी है, जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो ऐसे टेनिस का गेम का जो भी कोई भी टूर्नामेंट होता है WTA का या ग्रैंड स्लैम का, ये आपको या उसके जो विजेता है, उसके जो उपविजेता हैं और उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए और जरूर याद रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 which is right on the screen, and that is also related to tennis, and it says who has clinched the title of Qatar Open Women's Singles। कतर ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बैक टू बैक टेनिस क्वेश्चंस। तो पहला ऑप्शन है ए इंगा स्वियातेक, दूसरा ऑप्शन है बी एनेट कोर्टोवेट, तीसरा ऑप्शन है सी कार्लोना प्लिस्कोवा, चौथा ऑप्शन है डी आर्याना सबरलेका। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं पहले कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंगा स्वियातेक। इंगा स्वियातेक ने किसे हराया है? इंगा स्वियातेक ने हराया है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एनेट कोर्टोवेट। ठीक है, एनेट कोर्टोवेट को इन्होंने हराया है। किसमें हराया है? कतर वुमेन के सिंगल्स में हराया है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इन्होंने जो हराया है वो किस मार्जिन से हराया है? 6-2-6-0 से हराया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कतर वुमेन सिंगल, ये भी WTA इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा टेनिस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, एंड टेनिस की यहाँ पे हो गई हमारी हैट्रिक। ये क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप। मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है ए कैमरून नोरिस, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल या डी डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, तो जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, तो राफेल नडाल ने क्या जीता है? मैक्सिको ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और इन्होंने किसे हरा के जीता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ये टेनिस के तीसरे क्वेश्चन के साथ हम अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 which says which Indian player has won gold medal in Moscow वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022। किस भारतीय खिलाड़ी ने मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? हमारा ऑप्शन है ए नंगजोम काजल, बी जोना प्रिंसी, सी गुरमीयम देवेश शर्मा या डी सादिया तारिक। तो जान लेते हैं पहले सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है डी सादिया तारिक। तो काफ़ी गर्व की बात भारत के लिए, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मॉस्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, सादिया तारिक कहाँ से आती हैं? सादिया तारिक आती हैं जम्मू एंड कश्मीर से और ये 15 वर्ष की हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी किस स्पोर्ट से आती है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि सादिया तारिक क्या खेलती हैं? ये खेलती हैं वुशु। और वुशु क्या है? एक मार्शल आर्ट गेम है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ कई सारे मिलते हुए कि सादिया तारिक के बारे में एक नया नाम और एक सेंसेशनल नाम तो एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 which is right on the screen, and it says that a campaign named भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी has been launched by which union ministry। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरा ऑप्शन है बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, चौथा ऑप्शन है डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।
तो पहले जानेंगे कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो ये जो कैंपेन है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये क्यों लॉन्च किया गया है? इसका मेन एम ये है कि जो एक ऐप थी भारत सरकार की, दैट इज फॉर मल्टीलैंग्वेज, मतलब भारत की विभिन्न विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए ये ऐप थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था भाषा संगम ऐप। ठीक है, क्या नाम था? भाषा संगम ऐप। ये पिछले वर्ष ही लॉन्च की गई थी। कब? 31 अक्टूबर को 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इसका काम यही था कि मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब कि भारत की भाषाएं हैं, उन्हें जो आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी चलाया जा रहा है भारत सरकार के ही द्वारा। और भारत सरकार कोई भी मिशन, कोई भी योजना जो होती है वो एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये ऐप डेवलप किया गया है MyGov के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इन सब की आप नोट्स बनाते चलें। जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी हम आसपास में शेयर कर रहे हैं, उन्हें आप नोट्स के फॉर्म में हमेशा मेंटेन करते चलें और डेली ये हैबिट में रखें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में एज ए मोटिवेशनल कोट भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये। हु हैज बीन सस्पेंडेड एज ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मानद अध्यक्ष के रूप में किसे निलंबित कर दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन, सी मारियस वाइजर या डी कानो जिगोरो। तो पहले जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं और उनका जूडो से विशेष प्रेम है, तो इसीलिए इन्हें ऑनररी प्रेसिडेंट, इस संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसका ऑनररी प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, पर अभी इन्हें इस पद से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ये कहाँ पर है स्थित है? ये स्थित है आपका हंगरी में। ठीक है, कहाँ स्थित है? हंगरी में। तो ये जो पोस्ट से इन्हें अभी हटा दिया गया है, क्योंकि ये युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण इन पर काफ़ी सारे निलंबन भी लगाए गए रूस पे और यहाँ के राष्ट्रपति पे। तो उसी का एक हिस्सा ये भी है कि इन्हें इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑप्शन ए जो दिख रहा है कौन है वो? व्लादिमीर जेलेंस्की। तो आपको पता होगा कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि कानगो जिंगोरो जो आप देख रहे हैं, ये कौन है? इन्हें फादर ऑफ जूडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूडो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये भी आपको जरूर नोट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए। कमेंट में आप ये भी लिखिए कि आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, और आप हमारे चैनल दी सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ मिलेंगे आपको ढेरों मजेदार कंटेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।